गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज किसी कारणवश हमने कल जो होने वाली क्लास थी 10 तारीख को, वो सुबह शिफ्ट की है, क्योंकि कल इवनिंग में हम लोगों को बाहर जाना है। उन लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों को, इसलिए कल वाली जो 10 तारीख को होने वाली क्लास थी वो हमने अभी सुबह शिफ्ट की थी। कल शाम को क्लास क्यों नहीं हुई थी वेक्टर की, कल शाम को यूनिट डायमेंशन क्लास क्यों नहीं हुई थी, वो कुछ बंडल वगैरह में प्रॉब्लम था एसएस सर का, वो कुछ हो नहीं पा रहा था, तो हमने बात की एसएस सर से, तो हमने कुछ चेंज किया। फिर बाद में ये हुआ कि एसएस सर ने भी क्लास ही नहीं ली। हमें लगा आप लोग मीटिंग कर रहे थे। हाँ, मीटिंग तो थी ना बाद में इवनिंग में। कल तुम्हें कल तुम्हें हम सब एक साथ दिखे भी होंगे शाम की क्लास में। कितने लोग थे भाई, कितने लोग थे जिन्होंने 5 लोगों को एक साथ देखा एक ही स्क्रीन में। सीएम सर के घर पे थे, क्लास थी एसएस सर की, साइड में हम सब बैठे हुए थे, सबने बात की थी 2 मिनट। ऐसे सर थोड़ा बिजी रहते हैं यार, वो टाइम नहीं निकालते। होमवर्क दिए थे, चलो भाई देखते हैं होमवर्क। यार ये तो रितिका तुमने, अरे तुम हो क्या रितिका, जो हमारा रितिका रिवाज चलता है वो तुम हो। ये तो तुमने आंसर दिए हुए हैं, वो नहीं चलेगा। हाँ ये चलेगा। क्वेश्चंस दिए थे। क्या डायमेंशन निकालना आ चुका है। ये एक्स है। चलो एक्स की डायमेंशन के लिए पोल लेते हैं। पोल ले ले। एक्स पोजीशन था, हाँ भाई एक्स पोजीशन था। हमने कुछ रूल्स देखे थे, याद हो तो लास्ट क्लास के अंदर, उस रूल में हमने बोला था लॉग जो है, जो भी स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं, और वो डायमेंशन लेस होते हैं तो ये पूरा पार्ट जो है वो डायमेंशन लेस होगा। ये डायमेंशन लेस यानी कि इसकी जो डायमेंशन होगी वही इसकी डायमेंशन होगी। हमने जो है वो थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ लिख दिया, बस ये बी का पूछा था, बी का। तो हमें पता है कि यार जो बी बाय एक्स होगा, जो बी बाय एक्स होगा वो डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो बी की जो डायमेंशन आने वाली है, और एल की जो, एक्स तो एल है, इसकी जो डायमेंशन आनी चाहिए वो M0 L0 T0 होगा। तो यहां से बी की जो डायमेंशन आएगी वो बस इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, L1 होगा। अच्छा, इसमें ए वाले का, ए की डायमेंशन क्या, उसका भी हम फॉर्म ले लें ए वाले का इस क्वेश्चन में। ए की डायमेंशन जो इस क्वेश्चन में, चलो
बहुत बढ़िया। क्या दिया हुआ था देखते हैं फटाफट से, क्या f इक्वल्स टू a log b बाय x दिया हुआ है। सबको पता है ये पूरा टर्म तो डायमेंशन लेस होगा, लेकिन फिजिक्स में जो भी फॉर्मूले होते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसमें इसकी जो डायमेंशन होगी और इसकी जो डायमेंशन होगी वो सेम होनी चाहिए ना, क्योंकि इधर फोर्स की डायमेंशन आने वाली है तो इधर भी फोर्स की डायमेंशन आनी चाहिए। और इधर फोर्स की डायमेंशन कैसे आएगी यार, ये तो डायमेंशन लेस है तो इसकी डायमेंशन ही फोर्स की डायमेंशन होगी, तो ए की डायमेंशन जो होगी वो फोर्स की डायमेंशन होगी, और फोर्स की डायमेंशन तो तुम्हें m इंटू ए से या फिर m1l1t-2 से ये आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो था x इक्वल्स टू क्या दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ x इक्वल्स टू, अच्छा ठीक है, ये x को k क्यों लिखते हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो क्वेश्चन था x की वैल्यू a साइन bt माइनस सी एक्स, ये था। डायरेक्ट कर ले यार, टाइम वेस्ट ना करे तो। पोल वाले हैं, पोल लेके जिएंगे हम। चलो ए का डायमेंशन बताओ पहले तो। ए का स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फंक्शन ये क्या है, dl डायमेंशनलेस, तो इसकी डायमेंशन अगर l है, ये तो पोजीशन है, तो इसकी डायमेंशन भी वही होनी चाहिए l, तभी तो डायमेंशनलेस इनटू l ये डायमेंशनलेस बनेगा। तो a के लिए तो हमारे पास में l लेंथ की आनी चाहिए। चलो इसमें ये तो फर्स्ट था, b के लिए देखें क्या, b की डायमेंशन क्या होगी। b की डायमेंशन बहुत आसान, बहुत आसान। कैसे, क्या x की वैल्यू ये तो डायरेक्ट कर लेते हैं यार, तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती इन चीजों में तो, bt माइनस सी एक्स। क्या ये पूरा डायमेंशन, क्या ये पूरा डायमेंशनलेस है, क्या ये डायमेंशनलेस क्यों है, क्योंकि फंक्शन के अंदर जो भी चीजें होती है सी एक्स, फंक्शन के अंदर जो भी चीजें होती है वो खुद डायमेंशनलेस होती है। ये डायमेंशनलेस है यार, डायमेंशन मतलब दो फंक्शंस को माइनस किया है, दो चीजों को माइनस किया है तो डायमेंशनलेस होगी, इसका मतलब bt भी डायमेंशनलेस होगी और cx भी डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि डायमेंशनलेस को डायमेंशनलेस में से माइनस करूंगा तो ही तो नहीं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, स्पीड में से स्पीड को माइनस करूंगा तो स्पीड मिलेगा, डायमेंशनलेस में से डायमेंशनलेस को माइनस करूंगा तो ही तो डायमेंशनलेस मिलेगा, यानी कि ये डायमेंशनलेस है। तो इसका, इसकी यूनिट तो t है, तो इसकी कितनी होनी चाहिए, t इनवर्स, तभी तो t और माइनस टी मिलकर डायमेंशनलेस बनाएंगे। इसकी तो लेंथ है, तो इसका कितना होना चाहिए, c का पोल नहीं ले रहा हूं डायरेक्ट लिख रहा हूं, c का कितना होना चाहिए, अगर ये लेंथ है तो ये लेंथ इनवर्स होना चाहिए, तभी तो लेंथ और लेंथ इनवर्स मिलकर डायमेंशनलेस बनाए। क्लियर 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 क्लियर। एक क्वेश्चन हमने और दिया था वो भी देख लो फटाफट से, बोल लेंगे उसमें, वो जो क्वेश्चन दिया था हमने, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, ये v क्या है, वेलोसिटी है या वॉल्यूम है, वॉल्यूम लिखा था हमने वहां पर। सबसे पहले b की डायमेंशन पोल ले लें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन, यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब आएगा ना तब अपने आप देख लोगे, हो सकता है तुम्हें किसी एक्सरसाइज में कहीं भी पढ़ रहे हो तो 11th क्लास में फ्लक्स पता नहीं 12th के टॉपिक्स के नाम आएंगे, तो वो सारी चीजें अभी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि वो फॉर्मुलेज हमने पढ़े ही नहीं है अभी तक, तो कैसे करोगे, वो तो टॉपिक जब आते जाएंगे अपने आप हर टॉपिक में हम डायमेंशन पढ़ते जाएंगे।
डायमेंशन का थर्ड क्लास कोर्स पेज में क्यों नहीं है? अरे थर्ड वाली क्लास की नहीं दिख रही? जो कल क्लास थी वो अभी नहीं दिख रही, वो रिशेड्यूल हो गई है ना, वो कल प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए 19 को आ रही होगी। हाँ बस 19 को दिख रही होगी। चलो ये देखिए, अच्छा क्या ये प्रेशर था हमने लिखा था? बता सकते हो ये प्रेशर है, प्रेशर के साथ में जो ऐड किया होगा ये पूरा फंडा क्या होगा, ये पूरा क्या होगा, इसकी डायमेंशन क्या होगी? अरे प्रेशर के साथ में तो प्रेशर ही ऐड कर सकते हैं, तो ये सब मिलाकर पूरा प्रेशर होगा। वॉल्यूम है, वॉल्यूम में माइनस क्या है? बी को, तो वॉल्यूम की जो डायमेंशन होगी माइनस, ये भी वॉल्यूम की ही डायमेंशन होगी क्योंकि v माइनस बी है, यानी कि डायमेंशन ऑफ v इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ b। क्या b की डायमेंशन v की डायमेंशन के इक्वल है? v तो वॉल्यूम है, तो l क्यूब मीटर क्यूब। ये तो हमारा एक आंसर आ गया। क्या a की डायमेंशन भी निकालना? a की पोल ले लें, a का डायमेंशन का पोल। चलो यही ऑप्शन है, यही ऑप्शन है जो सामने लिखे हुए हैं, जो सामने लिखे हुए वही ऑप्शन। चलिए देखिए, क्या हमें प्रेशर प्लस ए अपॉन वॉल्यूम का स्क्वायर गिवन है? इसका मतलब प्रेशर की जो डायमेंशन होगी वो ए की डायमेंशन और वी स्क्वायर यानी कि वॉल्यूम का स्क्वायर की डायमेंशन के इक्वल होगा। अरे प्रेशर को कैसे लिख सकते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या होता है? डायमेंशन देखते हैं, फोर्स की डायमेंशन, प्रेशर की डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t माइनस टू, एरिया की डायमेंशन l2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो m1 l माइनस वन टी माइनस टू। ये तो हमारे पास में प्रेशर की डायमेंशन आई, तो हमने प्रेशर की डायमेंशन यहां लिख दी। ए की डायमेंशन निकालना है। अरे ये वॉल्यूम है और उसका स्क्वायर है, वॉल्यूम का तो एल टू द पावर 3 होता है और स्क्वायर है तो 6 हो जाएगा, बस इधर ले जाए। तो ये ए की जो डायमेंशन आएगी वो आएगी m1 l माइनस वन और प्लस 6 प्लस 5 और ये आ जाएगा -2। क्लियर है क्या? आर का क्या है थर्ड? अरे जब तुम ये टॉपिक पढ़ोगे ना थर्मल फिजिक्स, तब पता चल जाएगा आर क्या होता है। बचपन में वैसे थोड़ा हो सकता है पढ़ाओ, गैस कांस्टेंट होता है, अभी कोई मतलब नहीं है, अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टॉपिक ऐसा है जो हर चैप्टर में और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, लेकिन उसका बेस बनना चाहिए, तो हमारा बेस बनाने का काम हम यहाँ कर रहे हैं। फिजिकल में पढ़ रखा है फिर तो गैस कांस्टेंट है और क्या। चलिए आगे बढ़े, अभी तक 2 लेक्चर ही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ, पहला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। आगे जाने के बाद में, आगे पढ़ने के बाद में फिजिक्स जब आगे बढ़ेगी तो टॉपिक्स अलग अलग आएंगे। देखो सुन लो क्या चीज है, अच्छे तो अटेंटिव रहो सबसे पहली बात। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमें अलग अलग टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। उन टॉपिक्स के अंदर एक टॉपिक है ग्रेविटेशन, जिसके बारे में थोड़ा बहुत तुमने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। उस ग्रेविटेशन में एक कांस्टेंट आता है और किसी की भी डायमेंशन निकालने के लिए मुझे उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब फॉर्मूला फिलहाल तो तुमने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, तो फॉर्मूला क्या होगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, गिवन एक फॉर्मूला गिवन दे रहा हूं। गिवन है वो फॉर्मूला तुम्हें, क्योंकि तुम्हें अभी पता नहीं है तो तुम निकाल ही नहीं पाओगे कि यार ग्रेविटेशन में पढ़ोगे फोर्स की वैल्यू g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ये फोर्स है, ये वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये मास है और ये मास के बीच की डिस्टेंस है। मान लो दो मास m1 और m2 ऐसे दिए हुए हैं, 10th में था, बहुत बढ़िया है। इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है मास के कारण वो g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। मुझे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का चाहिए, ये इसकी डायमेंशन चाहिए। क्या मैं g का फॉर्मूला ऐसे बना लूं क्या, एफ आर स्क्वायर अपॉन g m1 m2? क्योंकि किसी की भी डायमेंशन निकालनी है तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने इस कैपिटल जी जो है उसका फॉर्मूला बना दिया, ये गिवन जो था उससे। तो जी की डायमेंशन बनानी है तो एफ की डायमेंशन, क्या एफ की डायमेंशन m1 l1 t माइनस टू होता है, ये एफ के लिए आया। क्या आर की डायमेंशन सबको पता हो एल है तो उसका स्क्वायर है एल आर स्क्वायर। क्या ये मास है m1 m2, तो एक का मास डायमेंशन m1 आया, दूसरे का भी m1 आया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो m2 हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो m माइनस 1। ये लेंथ है 1 और ये लेंथ का स्क्वायर है तो L3 हो जाएगा। टाइम में सिर्फ ये बचेगा। इस तरह से निकालना, ये चीज क्लियर है क्या? जिन लोगों को आता हो फॉर्मूला, चाहे जिन्होंने कर लिया हो, बस हमें देखना है कहीं भी किसी भी चीज का अगर मुझे ये वैल्यू निकालना है तो मुझे
ये सब सॉल्व करना आना चाहिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करके बताओ। 12th क्लास के अंदर सर आर कांस्टेंट तो डायमेंशनलेस होता है ना, आर कौन सा है? आर कौन सा? नहीं नहीं, हर कौन, अरे सिर्फ कांस्टेंट नंबर हो 2 3 4 5 6 7 मैथमेटिकल कांस्टेंट हो, वो डायमेंशनलेस होते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फिजिक्स का एक अलग कांस्टेंट है ना, ये डायमेंशनलेस नहीं होगा। मैथमेटिकल कांस्टेंट जो होते हैं पाई, लॉग, वो सब, वो वाला, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। चलो नेक्स्ट देखो, एक फॉर्मूला पढ़ोगे तुम आगे जाकर, एक मैग्नेटिक चैप्टर आएगा, मैग्नेटिज्म, 12th क्लास में। F by L, फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। ये 12th में आएगा, इसलिए मैंने पहले लिख दिया, ये 12th में आएगा। ये है फोर्स, ये है लेंथ, ये 2 पाई कोई मैथमेटिकल कांस्टेंट है, d डिस्टेंस है, L लेंथ है, मैं पहले ही बता देता हूं, d डिस्टेंस है, I1 एंड I2 करंट है, और म्यू नॉट जो है वो है एक टर्म 12th क्लास के अंदर पढ़ोगे, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। क्या होता है इन सब के बारे में अभी टाइम है ही नहीं तुम्हारा, तुम्हें हम इस लेवल पर पहुंचे ही नहीं कि हम बस बता दें, बस हम तो डायमेंशन निकालने के लिए चीजें सीख रहे हैं कि हमारे पास में फॉर्मूला होना चाहिए, जो मैंने फॉर्मूला दे दिया है, ये हमने फॉर्मूला दे दिया कि ये गिवन है, ये 12th क्लास में पढ़ो। मुझसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी। सब लोग करो भाई इसको, ये होता है फॉर्मूला, मुझे डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी निकालना है। अरे किसी को पता है क्या करंट का नोटेशन क्या होता है? ए, तो उसको अब ए के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जैसे मास को एम लिखते हैं, लेंथ को एल लिखते हैं, इसको ए के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। आज शाम को जो वेक्टर की क्लास होती है वो एज यूजुअल है, कल से तुम्हारी 3-4 दिन की छुट्टी है। आप कहां जा रहे हैं? पंजाब जा रहे हैं, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। पंजाब में क्या है? पंजाब में देश की मिट्टी है। हाँ, वो कुछ लोग तो अभी कोटा में ही है। एनवी सर जा रहे हैं, अंकित सर जा रहे हैं। चलिए पोल ले ले, निराश मत करना भाई, पोल के अंदर परफॉर्म करो। बाबा मजा आ गया रे। क्या म्यू की वैल्यू चाहिए? क्या म्यू का फॉर्मूला यहां से ये बन जाएगा क्या? एफ बाई एल, ये 2 पाई डी इधर जाएगा, 2 पाई डी अपॉन में I1 I2। लो भाई म्यू नॉट जो है उसका निकाल। फोर्स की डायमेंशन M1 L1 T-2, लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन L,
2 पाई की कोई डायमेंशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, कोई डायमेंशन नहीं होगा 2 पाई का। तो डी का कितना होगा, लेंथ है, डिस्टेंस तो एल। एम्पियर, एम्पियर, अरे इनके नोटेशन तो ए आएगा, यहां से ये कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, m1 l1 t-2, ये a स्क्वायर ऊपर जाएगा तो a-2। बहुत इजी। आगे बढ़े। क्या हम किसी भी फिजिक्स की इक्वेशन को डायमेंशन से क्रॉस चेक कर सकते हैं? ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो यही है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस क्या है वो देखते हैं, कि जो हमने डायमेंशन सीखा है उसका यूज क्या क्या है वो चीजें देख सकते हैं। पहला यूज है उसका, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत जगह काम में आएगा। बेसिक चीजें तो कई लोगों को पता है, कई उटपटांग क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हम इसी तरीके से करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें, क्या हमें बचपन से पता है कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है? क्या ये मीटर एसआई या फिर एक यूनिट है, एमकेएस यूनिट या एसआई यूनिट में लेंथ की यूनिट है? क्या ये सीजीएस में सेंटीमीटर वाला है? ये तो या तो एसआई यूनिट है या फिर एमकेएस यूनिट है, ये सीजीएस सेंटीमीटर है। तो क्या एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हो सकता है कुछ कांस्टेंट्स जो है, कुछ आगे मैग्नीट्यूड, कुछ नंबर जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है। तो ये तो हमने बोल दिया पहली यूनिट U1, ये बोल दिया हमने दूसरी यूनिट U2, इसके आगे जो नंबर मैग्नीट्यूड होता है उसको बोला हमने N1 और इसको बोला हमने N2। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए दो यूनिट्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। ये है एक यूनिट, ये है दूसरी यूनिट, और ये है उन यूनिट्स के रेस्पेक्टिव नंबर्स जो कांस्टेंट है। क्लियर है क्या इतना? क्लियर है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए जो यूनिट 1 है, यूनिट U1, इसकी डायमेंशन देखना चाह रहा हूं, डायमेंशन, डायमेंशन मान लीजिए इसकी डायमेंशन जो है मुझे नहीं पता है कि इसकी जो डायमेंशन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की है, फोर्स है, मास है, मोमेंटम है, एक्सेलरेशन है, प्रेशर है, एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मुझे नहीं पता है, मुझे पता ही नहीं। तो मैंने मान लिया, मान लो ये जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो मास पर ए की तरह डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर बी की पावर पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर पावर सी की तरह डिपेंड कर रहा है, इस तरह से डिपेंड कर रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या जो यूनिट फिजिकल क्वांटिटी होगी उसकी पहले में यूनिट अगर ये है तो ये N2, तो दूसरे पे क्या वो फिजिकल क्वांटिटी, अगर ये लेंथ है तो क्या ये भी लेंथ ही होगी? अगर ये फोर्स हुआ तो इधर भी फोर्स ही होगा, इधर एनर्जी होगा तो इधर भी एनर्जी होगा, तो डायमेंशन तो सेम होगा ना। बस ये अलग अलग वैल्यूज आएंगी, ये सेकेंड यूनिट में M2 L2, ये T2, ये B और ये C। यहां से मैं ये फॉर्मूला बना दूंगा, ये दूसरी साइड में जाएगा, N2 की वैल्यू आएगी N1 जो पहले से था, M1 अपॉन M2 की पावर है इतनी तेज बारिश, L1 अपॉन L2 की पावर B, और ये आ जाएगा T1 अपॉन T2 की पावर C। तो इन सब के इफेक्ट के कारण ये N1 कुछ अलग आ जाएगा, N2 न्यूमेरिकल वैल्यू अलग आ जाएगा। सर मैं भी कोटा ही हूं, यहां तो नहीं हो रही है, जरूर तुम्हारे एरिया में ज्यादा पाप हुए होंगे। बस करो भाई, कितनी बारिश करोगे।
हो गया, लिख लिया तो बताओ, क्या एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें यह काम करना चाहिए? क्या करना है? अरे n1u1 इक्वल्स टू n2u2, पहली यूनिट में नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, दूसरे यूनिट सिस्टम में उसकी न्यूमेरिकल यूनिट इनटू यूनिट। अब इसकी डायमेंशन देखना है, बस हमें क्या करना है, यहां देखें n2 निकालना है, तो इसके जो सेकंड जो 2 वाली टर्म है वो नीचे आएगी, क्योंकि ये इधर आती है ना मल्टीप्लाई, तो इधर जाने पर डिवाइड होगी, n1 इधर ये फर्स्ट ऊपर होगी, बस ये ध्यान रखना है। एक एग्जांपल की हेल्प से हम ये देख सकते हैं, कन्वर्ट 1 न्यूटन, अरे 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, क्या न्यूटन जो है वो एसआई यूनिट या एमकेएस यूनिट होती है क्या? इनटू डाइन, डाइन जो होती है वो सीजीएस यूनिट होती है। मैक्सिमम लोगों को पता होता है, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी पुराना ध्यान रखी, यार ये 10 टू द पावर 5 डाइन आता है, ये 10 टू द पावर 5 डाइन आएगा, 1 न्यूटन जो है वो इसके इक्वल होगा। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा देख लेते हैं, मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा देख लेते हैं। ये आने वाला है, क्योंकि ये किसी भी बेसिक क्वेश्चन के लिए ये तरीका है, हम जब अलग टाइप के क्वेश्चन वो क्रिएट करेगा उसमें भी यही काम करना है। क्या फोर्स की डायमेंशन, कन्वर्ट 1 न्यूटन ऑफ फोर्स जो कि एसआई यूनिट है इनटू डाइन जो कि सीजीएस यूनिट है, क्या फोर्स की डायमेंशन L1 M1 L1 T माइनस 2 होता है? M1 L1 T माइनस 2 होता है। और मुझे डाइन में निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सेकेंड यूनिट, सेकेंड का न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है, तो पहला, तो पहले में ये M1 अपॉन M2, अब ये A, L1 अपॉन L2, ये B, T1 अपॉन T2, ये C। क्या 1 न्यूटन को चेंज करना है, ये पहली यूनिट 1, ये मास आएगा। क्या पहली यूनिट में मास को केजी लिखते हैं? अरे एसआई में क्या केजी लिखते हैं? अरे एसआई में केजी लिखते हैं, तो मैंने यहां लिख दिया केजी। क्या दूसरी यूनिट सीजीएस है, सीजीएस में मास को ग्राम लिखते हैं? ये ग्राम लिख दिया, ये ग्राम लिखा। ए, मास के ऊपर पावर फोर्स का चल रहा है ना कार्यक्रम, तो फोर्स पर ए की वैल्यू है 1, यहां लिख दिया मैंने ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू लेंथ के ऊपर ये 1, सी की वैल्यू टाइम के ऊपर -2, बस ये काम करना है। क्या एसआई में लेंथ मीटर में होता है और सीजीएस में सेकंड यूनिट में सेंटीमीटर में होता है? ये 1 आया। ये कितना है टाइम, अरे कोई सी भी यूनिट ऑफ सेकंड सेकंड ही होता है, बस सी की वैल्यू -2 हो गई, बस इनको सॉल्व करना है। क्या मैं इनको चेंज करने के लिए, क्या इसको चेंज, क्या 1000 ग्राम लिख दूं, तो N2 ये N1 की वैल्यू 1 है, केजी की जगह 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, ये पावर 1, मीटर था, मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर और नीचे भी सेंटीमीटर, पावर 1 थी, सेकंड तो सेकंड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेंटीमीटर ये ग्राम कैंसिल, क्या बचा, ये 10 टू द पावर 3, ये 10 टू द पावर 2, और ये सेकंड से सेकंड गया, कुछ नहीं बचा, ये 1 बचा। क्या ये N2 की वैल्यू जो आई वो 10 टू द पावर 5 आ गई? C -2 क्यों लिया? अरे ये देखो ना, ये टाइम के ऊपर जो पावर होती है, ये देखो टाइम कितनी है फोर्स के लिए, -2, इसलिए -2। क्लियर है क्या? तो हमारे पास में जो वैल्यू आई वो 10 टू द पावर 5 आई, इसका मतलब N1U1 इक्वल्स टू N2U2, तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू N2 10 टू द पावर 5, ये डाइन, ये हमें पता था, ये हमने प्रूव कर दिया। N की वैल्यू 1 कैसे आया? ये क्या है, पहली यूनिट की न्यूमेरिकल वैल्यू, पहली यूनिट की न्यूमेरिकल वैल्यू, हमसे सीजीएस में ही पूछा जाएगा नहीं सर, बेसिक मैथ में कुछ नहीं हो, कुछ डीपीपी में कुछ क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, टेंशन मतलब, वो हम करवा देंगे, है ना, आने के बाद हम करा देंगे। हमारे पास में ये आया था केजी अपॉन ग्राम, इसके लिए मीटर, सेकेंड यूनिट सीजीएस सेंटीमीटर, ये तो सेकेंड और सेकेंड ही रहेगा टाइम। क्या 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं? तो मैंने इसकी जगह 1 केजी की जगह 1000 ग्राम लिख दिया, ताकि ग्राम से ग्राम कैंसिल। क्या 1 मीटर था, मीटर था, मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकते, ताकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। अच्छा ये +1 है, तो ये तो 10 टू द पावर 2 हुआ ना, 10 टू द पावर 2 की पावर 1, तो 10 टू द पावर 2 ही बचेगा, इंटू ये तो 1 होगा, तो 1 की पावर -2 लो, 1 ही बचेगा। थर्टीन को वहां से रिटर्न होंगे, 14 को यहां पहुंच जाएंगे। अरे बेस समझ में आया क्या क्वेश्चन का? बेस समझ में आया क्या कर रहे हैं हम?
यार तुम्हारी क्लास शायद मैंने पहली बार सुबह ली है, तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि तुम नींद में रहो, क्योंकि नींद में रहोगे तो टॉपिक बिगड़ जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, टेंशन मत लो, मुझे मत बोला करो, मुझे पता है मुझे क्या कराना है। दिन में फ्रेश रहते हैं क्या? सुबह ऐसे ही 11 बजे भी तुम ऐसे ही रहते हो? चलो एक एग्जांपल और देखो, कन्वर्ट 0.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इनटू एसआई यूनिट। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम इट्स डेंसिटी। जिसकी अच्छा मास अपॉन वॉल्यूम क्या है? इसकी डायमेंशन मास, तो m1 पर वॉल्यूम L3, लेकिन डिवाइड में तो ऊपर आएगा L-3, और टाइम तो है ही नहीं इसमें, टाइम कहां है? यहां है ही नहीं, तो T0। क्या A की वैल्यू 1 आई? क्या B की वैल्यू -3 आई? क्या C की वैल्यू 0 आई? मुझे किस में कन्वर्ट करना है? SI में, यानी कि यहां सेकेंड यूनिट है, ये पहली यूनिट है। तो क्या N2 की वैल्यू N1 यूनिट में कन्वर्जन, मास M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C, ये होता है। क्या पहली यूनिट इस बार ये है? हाँ, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 0.5। क्या पहली यूनिट में मास ग्राम में होता है? पहली यूनिट ये है ना इस बार, तो ये ग्राम। क्या दूसरी यूनिट एसआई है? क्या एसआई में मास को केजी में लिखते हैं? तो इस बार उल्टा हो गया, पिछली बार एसआई को केजी में चेंज कर, एसआई को सीजीएस में चेंज कर रहे थे, इस बार इसको इसमें कर रहे हैं, तो ये N1 बन गया, ये N2 बन गया, जिसमें ए कितनी पावर है? ग्राम पर पावर 1, यानी कि ये 1। L1 मतलब लेंथ, अरे सीजीएस यानी कि सेंटीमीटर, एसआई में लेंथ मीटर, पावर कितनी है? अरे 3 -3, तो ये -3 आ गया। और सेकंड तो वैसे तो सेकंड होता है, लेकिन पावर ही 0 है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 आता है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 1 ग्राम और नीचे 1000 ग्राम लिख दू, केजी को ग्राम, ताकि ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये पावर 1 आ रही है। क्या ये सेंटीमीटर है? तो ये सेंटीमीटर। अच्छा, एक मीटर को क्या 100 सेंटीमीटर लिख दू, और ये तो पावर 1 है तो 0, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। चलिए यहां पर लिखते हैं N2 की वैल्यू 0.5 एज इट इज आया, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -3, नीचे 10 टू द पावर 3 ऊपर जाएगा -3, ये ऊपर जाएगा 10 टू द पावर -2, ये तो ऊपर ये -2 और -2 पर ये है। अरे क्या पावर के ऊपर, बचपन में पढ़ा होगा, पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या वो मल्टीप्लाई हो जाती है? तो ये 0.5, ये 10 टू द पावर -3, और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये +6 मल्टीप्लाई होगा। क्या बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है? तो -3 और 6 को ऐड करेंगे तो +3, ये कितना आ गया? N2 की वैल्यू 500। तो पहली यूनिट क्या थी? N1U1 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दूसरी यूनिट N2U2 जो आएगी, N2 की वैल्यू 500 आया, ऐसा यूनिट है तो ग्राम की जगह केजी, सेंटीमीटर की जगह मीटर क्यूब, ये कन्वर्ट हुआ, ये हमारा आंसर आया। क्लियर है क्या? और वैसे भी बचपन में पढ़ा होगा 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर जो होता है वो 1000 केजी पर मीटर क्यूब होगा। पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा? देखो ये तरीका तो हमें आना चाहिए किसी भी फर्जी क्वेश्चंस के लिए, इन क्वेश्चंस के लिए ये तरीका आना चाहिए। दूसरा तरीका, ट्रिक देखें, क्या मैं 1 ग्राम
क्या मैं ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर सकता हूं? क्या 1 ग्राम में 10⁻³ केजी होते हैं? यार 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम में 10⁻³ केजी होगा। क्या 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होता है? 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होता है, ये सबको पता होता है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻01 मीटर होगा। ठीक है, ये ग्राम और ये मीटर का क्यूब बाहर ले लो, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, ये 10⁻³ अरे इसका क्यूब है तो ये क्या -6 हो जाएगा, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू द पावर ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू द पावर आ गया ना, इसको 1000 में कन्वर्ट हो गया, 1000 में डायरेक्ट कर दिया हमने, ना ए बी सी की हेल्प से, किसी भी की भी हेल्प नहीं ली। तो यार अगर 1000 के बराबर है तो 0.5 500 के बराबर होगा। ये तरीका भी आना चाहिए, लेकिन जो हमने तरीके निकाले हैं वही शॉर्टकट है। ये तरीका आना चाहिए, लेकिन जो हमने तरीके निकाले हैं वो शॉर्टकट है। चलो आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और लो। 100 जूल, ये जूल पता है क्या किसकी यूनिट होती है? ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी। कन्वर्ट इट इनटू सीजीएस यूनिट। ठीक है, तो मैं शॉर्टकट से कैसे करूंगा? क्या इसकी डायमेंशन तुम्हें पता है? m1 एनर्जी है ना, एनर्जी पता है ना, एनर्जी m1 L2 T-2। अरे यूनिट पता है क्या? जब पढ़ाते वक्त पढ़ाने पे ध्यान दो यार, जब मैं चुप हो जाऊं कुछ बोलूं नहीं तब हम इधर उधर की बातें कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। क्या एनर्जी की यूनिट m1 L2 T-2 हमने क्लास में भी लिखा था। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, m1 यानी कि केजी, मास केजी, लेंथ यानी कि मीटर का स्क्वायर, एक ये भी लिख सकता हूं, टाइम मतलब सेकंड का स्क्वायर, ऊपर टाइम है तो -2 नीचे जाएगा तो सेकंड का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। क्या ये 100 है? यही जूल होता है। क्या ये 100 है? हाँ। मैं इसको कैसे चेंज करूंगा देखते हैं। सीजीएस में चाहिए, सीजीएस में मतलब ग्राम में, सेंटीमीटर में और सेकंड में, तो 100 एज इट इज रहने देते हैं। क्या मैं ग्राम केजी को ग्राम में चेंज, सेंटीमीटर में सॉरी ग्राम में चेंज कर दूं? क्या मैंने वही लिखा? क्या ये 1 केजी है पूरा? क्या ये पूरा 1 केजी है? ये केजी जो है उसकी जगह मैंने ये लिख दिया 1 केजी, ग्राम में लिख दिया क्योंकि मुझे ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट चाहिए। मीटर है, क्या मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख दूं और उसका स्क्वायर कर दे? सेकंड का तो सेकंड ही रहेगा। तो क्या हुआ देखो यहां पर 100 10⁻3, ये 10⁻2 का स्क्वायर 10⁻4, ये बचेगा ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर। क्या ये एमकेएस है? ये ऐसा ही है, तो क्या ये सीजीएस यूनिट? और इधर क्या बचा 10⁹। या तो ऐसे करो या फिर n1 या फिर n1u1, वो जो हमने सिखाया था वो ए बी से वैसे करो। ये थोड़ा प्रैक्टिस होती तो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाता है। आज शाम को वेक्टर की क्लास है जो चल रही है एज यूजुअल। 5 बजे जो होती है वो शाम को है।
आगे बढ़े यार, एक बहुत अच्छी वेराइटी के क्वेश्चन होते हैं इसमें। हाँ, 1.5 आवर की एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया वेराइटी के होते हैं, वो देखें। कन्वर्ट 1 जूल, जूल मतलब एनर्जी एसआई यूनिट में, इनटू अ सिस्टम where unit of mass is 100 gram, unit of length is 10 centimeter, unit of time is 5 सेकेंड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन सीखने के लिए ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। क्या ये ऐसा यूनिट है भाई दुनिया में? मेरे को आज ऐसा लग रहा है, सीरियसली बोल रहा हूं, मैं किसी सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा हूं, जिस स्कूल के अंदर बच्चों को कोई मतलब नहीं है वो क्या करने जा रहे हैं, सब इधर दुनिया भर की पंचायती कर रहे हैं। मैं बहुत सीरियस हूं इस मामले में, मुझे लग रहा है बेंच ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाना ही नहीं है जो पढ़ने के अलावा दुनिया भर की सारी चीजें करते हैं। बहुत सारे एजुकेटर हैं, क्या बोलते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, उनसे पढ़ो, सब एंटरटेन करेंगे, बहुत मजा आएगा तुम्हें भी और मुझे भी मजा आएगा, क्योंकि फिर मुझे पढ़ने वाले बच्चे मिलेंगे, क्योंकि शायद ये वो बेंच नहीं है जिसको मैं पढ़ाया करता था। मैं चैट ऑफ नहीं करूंगा, तुम्हें सेल्फ डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। हमारे पास में 1 जूल, कोई जूल मतलब एनर्जी, क्या है जूल मतलब, जूल है मतलब एनर्जी है। क्या हमें उसकी डायमेंशन पता है? अरे इसकी डायमेंशन तो m1 L2 T माइनस 2 होता है, फोर्स के लिए यहां 1 आता है, बाकी तो डायमेंशन हमने निकाल लिया। हाँ, ये होता है। क्या ये सीजीएस यूनिट है क्या? बस मुझे ये बता दो, ये सीजीएस है क्या? नहीं, ये सीजीएस यूनिट नहीं है, ये अननोन यूनिट है, क्योंकि सीजीएस में मास की यूनिट 100 ग्राम नहीं ग्राम होती है। सीजीएस में लेंथ की यूनिट 10 सेंटीमीटर नहीं, सिर्फ 1 सेंटीमीटर होती है। यहां पर तो पता नहीं कोई हाइपोथेटिकल यूनिट बना दी, हाइपोथेटिकल यूनिट बना दी कि मान लो कि ये जो एसआई यूनिट है उसको एक ऐसी यूनिट में कन्वर्ट करो जहां पर मास 1 ग्राम से नहीं, 100 ग्राम मतलब 1 यूनिट होता है। 1 सेंटीमीटर नहीं, 10 सेंटीमीटर मतलब 1 यूनिट होता है। 1 सेकंड नहीं, 5 सेकंड मतलब 1 सेकंड होता है। ये हाइपोथेटिकल एक सिनेरियो बना दिया। सॉल्व करने का तरीका वही है, कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ भी स्पेशल नहीं है। तो एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, फिर तुम देख लो। क्या मैं इस यूनिट को ऐसे लिख सकता हूं क्या? m की पावर 1 यानी कि केजी, l की पावर 2 यानी कि मीटर स्क्वायर, सेकंड की पावर -2 तो ये सेकंड। ये क्या ये 1 जूल है? हाँ, ये 1 जूल है, 1 जूल, ये 1 जूल। इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? केजी को किस में चेंज करना है? ग्राम में। क्या मैं इसको 1000 ग्राम लिख दूं? किसी को कोई प्रॉब्लम? मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं, केजी ग्राम चाहिए तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं, 1000 ग्राम लिख दिया। लिख सकता हूं ना 1000 ग्राम? तो लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं इसमें से, 1000 ग्राम, ठीक है। क्या ये मीटर है? क्या मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, फिर उसका स्क्वायर? कुछ चेंज थोड़ी ना कर रहा हूं मैं, तो बस इसको ही कर रहा हूं। हाँ, बराबर है ना, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, और सेकंड को सेकंड ही लिख दिया, चलो ठीक है। अब मैंने यहां से जो ये काम किया, अब मुझे इसमें से ये वाली यूनिट्स पुट करनी है। क्या ये जो 1000 दिया हुआ है, इस 1000 में से ये 100 और ये ग्राम एक यूनिट बन गई। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये 1 तो एज इट इज आया, बचा कितना? 10 इंटू 100 ग्राम, ये ऐसे लिख दूं। क्या ये बन गई वो यूनिट मास की? अरे मैंने जो पिछले क्वेश्चन में किया था वही कर रहा हूं, ग्राम केजी को ग्राम में चेंज किया, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया, सेकंड तो सेकंड में ही रहता है, कोई बात नहीं। लेकिन इसने बोला है यहाँ यूनिट ग्राम नहीं 100 ग्राम है मास के लिए, तो कोई बात नहीं, मैंने इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, 100 ग्राम एक साथ लिख दिया। तो अब 100 ग्राम ये लिख दिया तो 1 जीरो बचा, यानी कि 10 बच रहा है, तो ये 10 एक साथ लिख दिया। क्या 10 सेंटीमीटर है? हाँ। तो क्या ये 10 टू दी 100 इंटू 10 टू दी पावर 4 बचेगा? ये कितना आएगा? 10 टू दी पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से कितना लूं? 10 टू दी पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लिख दूं? ये देखो एक बार, ये सही लिखा है क्या मैंने? वैल्यू तो सेम आ रही है ना, देखो 10 टू दी पावर 2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 टू दी पावर 2, तो 10 टू दी पावर 4, हाँ आ गया। लेकिन मैंने ये क्या काम किया? अरे यार उसने लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर नहीं 10 सेंटीमीटर दी है,
इसलिए मुझे ब्रैकेट में वो यूनिट अलग से लिखाना पड़ा, ये लिखना पड़ा। ये 10⁴ होता, उसमें से ये 10 है। जिसको नहीं समझ में आया वो इस तरह से देख लो, मैंने इसको लिखा 10 इंटू 10 सेंटीमीटर। ये लिख सकता हूं 100 को, ये लिख सकता हूं 100 को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ये लिख सकता हूं इसको, ये अलग से क्यों लिखा? क्योंकि उसने ये माना है कि 10 सेंटीमीटर है लेंथ की यूनिट। हाँ। लेकिन टाइम की यूनिट कितनी है? 5 सेकेंड। मेरे पास कितने? नहीं। क्या करूं? ऊपर नीचे। अच्छा, अगर मैंने ऊपर 25 से, ये स्क्वायर है ना, 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो ऊपर तो आ गया 25, और नीचे क्या आएगा? नीचे क्या आएगा? क्या 25 इंटू सेकेंड? क्या इसको 5 सेकेंड का स्क्वायर लिख दूं? बात एक ही है। क्या नीचे भी एक यूनिट बन गई? देखो ये यूनिट बन गई 5 का स्क्वायर। हाँ, ये यूनिट, ये एक यूनिट, ये एक यूनिट क्वेश्चन में जो बोला है, और एक ये यूनिट, बस काम खत्म। क्या करेंगे अब आगे? ये 1 इंटू 10 एक साथ लिखा, ये 10 का, इस 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, एक 25 आएगा, और बचा क्या यूनिट के फॉर्म में? यूनिट के फॉर्म में बचा एक तो 100 ग्राम इंटू 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन में 5 सेकेंड का स्क्वायर। ये नई यूनिट बन गई। तो वैल्यू कितनी आई है? 25,000 इंटू न्यू यूनिट। क्या हमने एक जूल को उस नई यूनिट के अंदर कन्वर्ट किया है जिसमें मास जो है उसकी यूनिट 100 ग्राम होती है, लेंथ की यूनिट 10 सेंटीमीटर होती है, टाइम की यूनिट 5 सेकेंड होती है। इसको दूसरे तरीके से करें, चलो दूसरे तरीके से करते हैं जो हमने पढ़ा था पहले। दूसरे तरीके से N2 की वैल्यू N1, M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2, T1 अपॉन T2, पावर A B C ये आया था। क्या N1 1 जूल को कन्वर्ट करना है? हाँ, 1 जूल को करना है। क्या जूल ऐसा यूनिट है तो केजी आएगा। अच्छा, दूसरी यूनिट कौन सी है? दूसरी यूनिट कौन सी है? दूसरी यूनिट किस यूनिट में कन्वर्ट करना है? 100 ग्राम। ये 100 ग्राम लिख दिया। अच्छा, एनर्जी है, एनर्जी M1 L1 L2 T-2, तो पावर कितनी है? इस पर A आएगी, दूसरे पर, सॉरी A मतलब 1 आएगी, दूसरे पर 2 आएगी, तीसरे पर C की वैल्यू -2 आएगी। ये हमने रख दिया पहले। लेंथ मीटर में होगा, लेकिन दूसरे यूनिट में लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर दी है। टाइम पहली यूनिट एसआई में सेकंड में होगा, लेकिन दूसरी यूनिट जो है उसमें 5 सेकंड में दिया हुआ। सॉल्व कर लो, 1 एज इट इज, या केजी ग्राम से कन्वर्ट चेंज नहीं होगा। क्या इसको 100 ग्राम अपॉन में ये लिख दो, केजी को 100,000 ग्राम लिख दिया, ये पावर 1। क्या इसको 100 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर लिख दिया। ये सेकंड अपॉन सेकंड, ये तो 1/5 आ जाएगा माइनस में 2। चलो देखें, ये ग्राम से ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ऊपर 10 बचा, ये कैंसिल, 10 का स्क्वायर 100 बचा, ये 10 टू द पावर, ये 1/5 है, ऊपर जाएगा तो 25, ये आ गया 25,000। तरीके हैं, कैसे भी करो। कैसे भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का। क्या मोमेंटम पता है तुम्हें कैसे लिखते हैं? मोमेंटम का फॉर्मूला कुछ पता है बचपन में? तुम जिस मेथड से करना चाहते हो उससे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोमेंटम m इंटू वी। क्या मोमेंटम की डायमेंशन पता है? चाहो तो ऐसे कन्वर्ट करने वाले में ज्यादा दिक्कत नहीं हो तो इस वाले को ही फॉलो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वाले को फॉलो कर लो। क्या मोमेंटम m इंटू वी, m मतलब m1, v मतलब स्पीड मीटर पर सेकेंड, तो m1 L1 T-1, M1 L1 T-1। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो एक क्वेश्चन उसी पर आएगा तुम्हारे पास में, करो इसको। क्वेश्चन, कन्वर्ट
मोमेंटम हैविंग मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब जो नंबर n1 दिया हुआ है 1 in SI unit into a unit in which अरे इसको 10 कर देते हैं 10। गाड़ी वाला आ गया, कचरा निकालो। मास इज 10 to the power 3 kg, unit of length is 10 to the power 2 centimeter, and time is, लो करो। बोल दे रहे, बोल दे दे। चलो देखते हैं क्या हुआ। चलो देखो, क्या सेकेंड यूनिट का न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, तो n1 m1 अपॉन m2 उसकी पावर a, L1 अपॉन L2 उसकी पावर b। तुम्हें ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें तो डायरेक्ट करना है ये सारा काम। क्या मोमेंटम है, क्या मोमेंटम को स्मॉल p से लिखते हैं m इंटू v, तो उसकी डायमेंशन क्या बनेगी m1 L1 t माइनस 1, v की वैल्यू LT माइनस 1 होता है। ठीक है, n1 किस, क्या मैग्नीट्यूड है 10, तो 10 को चेंज करना है। मास SI यूनिट है तो मास तो पहले वाले में केजी में होगा, लेकिन फिर दूसरे वाले में कितने में, ये 10 टू द पावर 3 केजी में। कोई बात नहीं, जैसा बोला जा रहा है। ए की वैल्यू कितनी है 1, एसआई में मीटर में, लेकिन इसमें कितना है 10 टू द पावर, इसमें कोई बात नहीं। बी की वैल्यू 1, टाइम की वैल्यू कितनी है, पहले तो सेकंड होता है, लेकिन इसमें अब क्या टाइम की वैल्यू कितनी, यूनिट कितनी, ये यूनिट है -1, सी की वैल्यू -1। ठीक है, क्या केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, हाँ। क्या ये एक एक मीटर ही कहलाएगा क्या, ये पूरा इस पूरे से कैंसिल हो जाएगा क्या, अरे 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, पूरा ही पूरे से कैंसिल हो गया, उससे खत्म। सेकंड से सेकंड कैंसिल। अच्छा ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -3, उसकी पावर 1 तो -3 आएगा, यहां कुछ बचा ही नहीं तो ये तो 1 आएगा। यहां ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -2 की पावर -1 आया, पावर पे पावर होती मल्टीप्लाई हो जाती तो प्लस कितना आने वाला है, 10 इंटू 10 टू द पावर -3, और ये पावर पे पावर +2। यार ये तो आंसर ही हमारा अलग आया। तुम्हारा ये सही कैसे आ गया, अरे ये +2 होगा, सॉरी +2 होगा। ऊपर जाएगा तो 100 बचेगा, फिर बचेगा -2, तो ये आएगा 10 टू द पावर -4। क्लियर है भाई, पैटर्न समझ में आया क्वेश्चंस का।
क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आया? बहुत आसान है मेरे ख्याल से। एक इसमें बहुत अच्छा पैटर्न भी बनता है, वो भी हम कंप्लीट कराएंगे अभी थोड़ी देर में। करें क्या? एप्लीकेशन फर्स्ट चल रही है हमारी, ये फर्स्ट एप्लीकेशन चल रही है। सेकेंड एप्लीकेशन देखो, टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप कैसे बनाता है, क्वेश्चन की हेल्प से सीखेंगे। क्वेश्चन की हेल्प से सीखेंगे। इफ एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल depends on force F, velocity V and time t, then relation between them। देखो भाई, एक क्वेश्चन से ये चीज सीख जाएंगे, फिर अगले से तुम करना है इसको, है ना। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन फोर्स। मुझे ये बोला ही नहीं है कि एनर्जी जो पार्टिकल की है वो फोर्स पर कैसे डिपेंड कर रही है। सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या स्क्वायर है, या इनवर्स में है, या पावर 3 पर डिपेंड कर रही है। कुछ बोला ही नहीं किस तरह से डिपेंड कर रही है। तो एनर्जी को लिखते हैं ई से, तो मैंने ये लिखा ई। ए किस बात पर डिपेंड कर रहा है मुझे नहीं पता है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मैं क्या लिख देता हूं, ये क्या डिपेंड कर रहा है, तो प्रोपोर्शनल। डिपेंड क्या है, तो ये क्या लिखा है, प्रोपोर्शनल। किस किस पर? एफ पर, वी पर और टी पर। लेकिन मुझे ये नहीं पता है किस तरह से डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली। तो मैंने यहां लिख दिया पावर ए, बी और सी। ये बोला ही नहीं उसने। मैंने बोल दिया कि इसका मतलब ये एनर्जी जो है वो फोर्स की पावर ए पर डिपेंड कर रहा है, एनर्जी जो है वो वेलोसिटी की पावर बी पर डिपेंड कर रहा है, एनर्जी जो है वो टाइम की पावर सी पर डिपेंड कर रहा है। अगर ये वैल्यू 1 आई तो मैं बोल दूंगा डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। अगर ये -1 आई यानी कि उल्टा, तो इनवर्स बोल देता। अगर ये 2 आई तो मैं बोल देता कि एनर्जी जो है वो फोर्स की पावर 2 पर डिपेंड कर रही है। हमें पता नहीं है, इसलिए मुझे मानना पड़ेगा स्टार्टिंग में कि यार एबीसी कुछ है वैल्यू जिस पर डिपेंड कर रही है। क्या ये चीज क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? क्या जो बोला जा रहा है डिपेंडेंसी, तो प्रोपोर्शनल में वो वैल्यूज लिख दो, उनके ऊपर पावर अननोन लिख दो। क्या बचपन से पढ़ा है कि यार जब जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं कांस्टेंट लगाते हैं, तो मैंने एक कांस्टेंट लगा दिया कि ये क्या है, कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट। तो ये आ गया एफ की पावर ए, वी की पावर बी। क्या ये एक फिजिक्स का फॉर्मूला बन गया जिसके बारे में हमने कभी पढ़ा नहीं था, बस क्वेश्चन ने बोला इसलिए हमने बना दिया के कांस्टेंट है, कोई नंबर। क्या फिजिक्स का फॉर्मूला है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वैलिड है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस इक्वल होनी चाहिए, तो डायमेंशंस इक्वल कर दो। एलएचएस और आरएचएस में डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए। क्या एनर्जी की डायमेंशन m1 l2 t-2 होती है? क्या कांस्टेंट, मैथमेटिकल कांस्टेंट डायमेंशन लेस होगा, डीएल? क्या फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t-2 होता है? उसकी पावर ए है तो ये पावर ए लगा दिया। क्या वेलोसिटी, उसकी डायमेंशन मीटर पर सेकंड, तो LT-1 होगा, उसकी पावर बी। हमें पता ही नहीं बी क्या है। क्या ये टाइम है, तो टाइम के लिए तो टी, टी की पावर सी। क्या यहां पर, क्या 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 यहां पर मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो मास के ऊपर पावर कितनी है, 1। तो यहां पर भी मास के ऊपर जो भी पावर होगी वो सब 1 होनी चाहिए। ये चीज क्लियर है क्या? दोनों साइड पे मास पे जो पावर होगी वो सेम होनी चाहिए, लेंथ पर जो पावर होगी वो सेम होनी चाहिए, टाइम पर जो पावर होगी दोनों साइड में सेम होनी चाहिए। यही तो एलएचएस और आरएचएस बराबर होगा। क्या यहां मास एक ही जगह है, इधर है ही नहीं, इधर है ही नहीं, तो इस पे पावर 1 है, उसके ऊपर पावर ए है, तो इस पर एम पर पावर कितनी हुई, एलएचएस और आरएचएस। क्या एलएचएस पे पावर 1 है? हाँ ये 1 है। इधर एम 1 की पावर ए, पावर पे पावर होती तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या बचा ए। तो यहां से पता चला ए की वैल्यू 1 आ गई भाई। चलो लेंथ के लिए काम करते हैं। लेंथ पर इधर पावर कितनी है, 2, इधर 2 है,
ठीक है, इधर 2 लिख देना। इधर कितनी है लेंथ पर? एक तो लेंथ पर पावर कितनी है a, एक लेंथ पर पावर कितनी है b। तो अच्छा, दोनों पर पावर a प्लस b आएगा या फिर क्या आएगा बताओ? इधर तो L2 है, इधर तो L2 है, और इधर लेंथ के लिए एक में तो ये है और दूसरे में ये है। अरे जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है ना, ऐड हो जाती है ना। तो a प्लस बी इक्वल्स टू 2। तो यहां से आया a प्लस बी इक्वल्स टू 2। क्या a की वैल्यू यहां से पता चला? तो b की वैल्यू भी कितनी आ गई? 1। क्या c इधर कितना है? c माइनस, टाइम के लिए -2। ठीक है, टाइम के लिए देख लेते हैं, लगे हाथ टाइम के लिए। तो उधर तो -2 है, इधर क्या क्या होगा? -2a प्लस -b प्लस c। अरे पावर्स ऐड हो जाएंगे ना, t के ऊपर पावर ये, फिर इधर ये पावर्स ऐड हो जाती है, बेस सेम होता है तो ये इधर कितना आएगा वो देख लो। -2a -b प्लस c। ये चीज क्लियर है क्या टाइम के लिए? तो ये -2। क्या a की वैल्यू 1 पता चली? क्या b की वैल्यू भी 1 पता चली? c की वैल्यू आ जाएगी। तो -2 और -1 -3 उधर जाएगा तो c की वैल्यू भी 1। क्या a b c वैल्यू आ गई? हाँ। क्या एनर्जी जो था वो प्रोपोर्शनल टू f की पावर a, v की पावर b, t की पावर c था? तो प्रोपोर्शनलिटी कैसे आएगी? a पावर 1 a b c की पावर 1। तो आंसर आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू, ऐसे रिलेशन। ये तो डायरेक्टली डिपेंड किया इन तीनों के प्रोडक्ट पर, ये आंसर आ गया। बहुत आसान है, कुछ ज्यादा ऐसा स्पेशल चीज है ही नहीं। लिख लिया हो तो बताना, हम आगे बढ़ेंगे। फॉर्मूला बनाने सीख रहे हैं किसी अननोन पे। ये फॉर्मूला कहीं दिखेगा नहीं। आपने बेसिक मैथ्स की डीपीपी दे दी? हाँ दे दी, कब की, करेक्शन करके भी दे दिया। इलेवेंथ क्लास की आज शाम को क्लास होगी, उसके बाद में 14-15 को क्लास होगी। 12th की कल 2 बजे क्लास है, उसके बाद में 15 को क्लास होगी। चलो एक क्वेश्चन और करो। इफ एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन mass and its speed v, then relationship between them। थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करें अब इसको, एक मैं कराता हूं फिर तुम करना, जल्दी जल्दी सॉल्व करें। क्या एनर्जी जो है डिपेंड किस पे कर रहा है? मास पर और स्पीड पर। तो मुझे पता नहीं किस तरह से, तो मास की पावर a, स्पीड v, तो v की पावर b, और कुछ तीसरा है नहीं तो यही रुक गया, तीसरा है नहीं तो यही रुक गया। क्या प्रोपोर्शनल साइन लगाएंगे? हाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा, ये हटा दिया, ये आ गया। क्या डायमेंशन सेम होनी चाहिए दोनों साइड की? इधर की डायमेंशन m1l2 एनर्जी है ना, तो m1l2 t-2 कांस्टेंट डायमेंशन लेस है। मास के लिए m1 की पावर a, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा v, l t स्पीड मीटर पर सेकेंड की पावर b। क्या मास के लिए कंपैरिजन करें? मास के लिए क्या इधर मास पे पावर 1 है, इधर मास पर, इधर मास है ही नहीं, सिर्फ इस पर है, तो क्या 1 की वैल्यू a के इक्वल आ गया? हाँ। क्या l लेंथ के लिए इधर कितनी पावर है? 2, दूसरी साइड l है ही नहीं, तो इस पे पावर कितनी है? b, तो क्या b की वैल्यू 2 आ गई? अरे तो डायरेक्ट आ गया। m और b पे ही डिपेंडेंसी है, c की जरूरत है नहीं। तुम यहां से देख लो, c के लिए देखोगे, c के लिए c अगर -2 है और ये कितना है? -b। हाँ b की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 2 है, तो 2 रख दूंगा तो -2 बैलेंस हो गया। तो भैया E प्रोपोर्शनल टू m की पावर a 1, v की पावर b 2। क्या एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है क्या? काइनेटिक एनर्जी, लेकिन होता क्या है?
हाफ एम वी स्क्वायर होता है, मतलब वो प्रोपोर्शनल जो है वो ये। तो यार ये जो मेथड है उसकी एक लिमिटेशन है, तुम्हें पता है क्या लिमिटेशन है? क्या लिमिटेशन है? एक लिमिटेशन है, ये हमें वो जो कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू नहीं देता है, बस ये इनकी रिलेशन देता है, ये एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, ये डिपेंडेंसी बता देता है, ये नहीं बताता है कि वो आगे कांस्टेंट क्या होगा, वो नहीं हो आता है। तो आंसर तो हमारा ये है, मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर। हाँ, प्लस और माइनस वाला, आगे प्लस होगा माइनस होगा, वो ये चीज नहीं बता पाता, बाकी तो सब बता देता है। चलिए एक क्वेश्चन और तुम्हें करना है। सब बहुत आसान तरीका है मेरे ख्याल से, अननोन टाइम वाला, अरे वो तो हमने बस क्रॉस चेक किया है। यहाँ टाइम पे पावर कितनी है? -2। यहाँ टाइम पर पावर कितनी है? -b। क्या b की वैल्यू 2 आई? हाँ, तो ये 2 इंटू -1, -2, अरे सेटिस्फाइड है। लेकिन यार तीसरी नहीं लिखूंगा क्योंकि तीसरी कोई फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं। चलो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी देख लो, ये ग्रेविटेशन चैप्टर में देखने को मिलेगा। टाइम ऑफ रिवोल्यूशन t of a satellite around earth depends on ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी थोड़ी देर पहले निकाला था कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे निकालता है। उसकी डायमेंशन पता है? पीछे पेज पलट के देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मास ऑफ अर्थ एंड सर्कुलर ऑर्बिट आर, देन obtain an expression for t using डायमेंशनल एनालिसिस। इसको डायमेंशनल एनालिसिस बोलते हैं, जो हम कर रहे हैं ना, हम तो पहले हेडिंग ही वो डाली थी कि एनालिसिस कर रहे हैं, डायमेंशन इक्वेट करके ये सारी चीजें। टाइम पीरियड टी, टाइम पीरियड मतलब सेकंड, उसकी डिपेंडेंसी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कैपिटल जी आया, मास और रेडियस, ऑर्बिट की रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। वो कैसे डिपेंड करेगा तुम करके बताओ एक बार, इसको फटाफट से करना यार, है ना। पोल मिलेंगे तुम बोलोगे तो। कुछ लोगों के लिए मैं जी की डायमेंशन निकाल के बता देता हूं, जो लोग भूल जाते हैं। हमें मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था ये, तो यहां से जी का फॉर्मूला बनता है एफ इंटू आर स्क्वायर, नीचे m1 m2। आर आर क्या है ये दिख नहीं रहा? सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस, रेडियस किस रेडियस पे? रेडियस क्या होता है देख लो, m1 l1 t-2 l2। जी का तो ये आंसर आएगा, जी वाले का। अब बाकी तुम सॉल्व कर लो। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले भी निकाला था और हमने वापस इसका यूज भी कर लिया। भाई आज शाम को वेक्टर की क्लास है, वो एज इट इज 5 बजे ही है। आज वो कुछ प्रॉब्लम है इसलिए फर्स्ट टाइम कर रहे हैं हम एक ही दिन में 2 क्लास। वो कल वाली क्लास हमने आज ले ली, तो शाम को तो जो एज पर शेड्यूल 5 बजे चलना वो तो है। फिर उसके बाद में 4 दिवसीय यात्रा तुम्हारी। चार धाम यात्रा, यार इतनी भी उम्र नहीं है यार ऐसी भी। बोल दे रहे ये रिलेशन है टी का कैपिटल जी एम और आर रेडियस पर। मेरे ख्याल से पोल दे देना चाहिए। आ गया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो हम कर ही लेंगे। तो ये पोल लाऊंगा मैं वहां से, मेरे लिए कुछ लाइएगा आते हो। पोल पोल करते हो ना तुम लोग, पोल लाऊंगा मैं, लगा लेना अपने घर में। क्या टाइम पीरियड टी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
जी पर डिपेंड कर रहा है, किस तरह से पता नहीं, तो जी की पावर स्मॉल है। और क्या था, मास पर डिपेंड कर रहा है, किस तरह से मुझे पता नहीं, तो पावर बी। हो सकता है तुमने एम पर ए ले लिया, जी पर बी ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। और रेडियस आर पता नहीं कैसे क्रिएट, क्या इसकी, अच्छा प्रोपोर्शनल साइन हटाएं, नहीं लगाना है, मत हटाओ, छोड़ो छोड़ो। क्या इसकी डायमेंशन टी 1 आएगा? हाँ। क्या इसकी डायमेंशन जी कितना आया था, वो m माइनस 1 L3 T माइनस 2 की पावर a। क्या ये मास है, मास की डायमेंशन 1, तो ये 1 की पावर b। क्या रेडियस लेंथ है? हाँ लेंथ है, तो ये c। चलो सब जीरो होगा मेरे ख्याल से। तो मास के लिए, पहला तो मास के लिए, इधर मास की यूनिट क्या है एलएचएस आरएचएस में? मास की यूनिट इधर कितनी है, मास की 0। इधर कितनी है मास की, -a प्लस b। क्या यहां से ये पता चला a इक्वल्स टू बी आएगा? इधर मास की यूनिट है ही नहीं, तो 0। इधर मास की माइनस है, प्लस b, तो a इक्वल्स टू बी आ जाएगा। चलो लेंथ के बारे में, क्या लेंथ की यूनिट इधर 0 है? हाँ। इधर लेंथ की 3a प्लस c, 3a प्लस c, ठीक है। क्या टाइम के लिए, टाइम की इधर 1 है, इधर कितना आएगा, -2a। इधर टाइम है ही नहीं, तो क्या यहां से a की वैल्यू -12 आई? क्या a की वैल्यू -12 आई? फिर से स्टार्ट हो गए सरकारी स्कूल के बच्चे, जिनको घर वालों ने जबरदस्ती भेज दिया। भाई सरकारी स्कूल में भी कई बच्चे अच्छे निकलते हैं, तो उनकी तरह बन जाओ। क्या a की वैल्यू b के इक्वल है, तो क्या a अगर -12 है तो b की वैल्यू भी -12 होगी। और इस इक्वेशन से 0 इक्वल्स टू a की वैल्यू -12 प्लस c, तो c की वैल्यू 3/2 हो गई। चलो ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू g की पावर a, m की पावर b और r की पावर c था। तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू g, a की वैल्यू +12, +12 क्या है ना, -12 सॉरी, a की वैल्यू -12, b की वैल्यू a के बराबर -12, c की वैल्यू √3/2। तो यार इस फॉर्मूले को जमा देते हैं। क्या ये वैल्यू इस तरह से लिख दें, और ये माइनस माइनस नीचे चला जाएगा, तो gm की पावर ये हाफ ऐसे चल जाएगा, और पूरे पर रूट है, तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, r³ अपॉन gm, पूरे पर रूट पावर हाफ, ये बन गया। ये फॉर्मूला तुम पढ़ोगे ग्रेविटेशन में, सैटेलाइट मोशन में, केपलर्स लॉ में, लेकिन क्या तुम्हें एग्जैक्ट फॉर्मूला पता चला है? नहीं। ग्रेविटेशन में एग्जैक्ट फॉर्मूला जो होता है वो आता है 2π आगे आ जाता है, ये 2π आगे आता है, वो तुम्हें पता नहीं चल रहा ना, वो एग्जैक्ट फॉर्मूला है। हमें तो बस ये आंसर देना फिलहाल इस तरीके से कि डायमेंशनली हमने एनालिसिस करके ये रिलेशन आ गया। क्लियर है? चलिए भाई आज के लिए इतना ही, टाइम हो चुका है। बहुत बढ़िया, 9 स्टूडेंट्स पूरे सही किए हैं, एक स्टूडेंट ने गड़बड़ की है, थोड़ा खुश नहीं है आज की तुम्हारी परफॉर्मेंस है, ना क्लास के अंदर ना पोल के अंदर। चलिए गुड बाय।